नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है और उस मंदिर के नीचे जब खुदेगा तब बौद्ध मठ मिलेगा और मठ की खुदाई पर आपको आर्यावर्त का जीडीपी मिलेगा जो 5.4% के गर्त में पड़ा है। बीते 2 सालों में यह सबसे गहरे गड्ढे में चला गया है, लेकिन समूचा राष्ट्र इस गर्तावस्था में एक साथ 2 सपने देख रहा है, विकसित राष्ट्र और मस्जिद के नीचे मंदिर का सपना। इसी सपने की हालत में दरबार लगा। धृतराष्ट्र आए, संजय में दरबारी आए और साथ में आर्यावर्त के महाकवि चुगत दरियाई भी दरबार में उपस्थित हुए। धृतराष्ट्र रुई की कलम से कान खोद रहे थे। कान साफ करने में वो इतने मसरूफ कि आसपास की खबर ही नहीं। तभी संतरी ने मुनादी की, आम खास होशियार। दरबार में आर्यावर्त के महाकवि कविकुल कुमुद कलाधर, कविता कानन केसरी आशु कवि चुगत दरियाई जी तशरीफ लाए हैं। धृतराष्ट्र ने कान खोदना रोककर माथा ऊपर किया। वो चुगत दरियाई की कविताओं के मुरीद थे। हालांकि दरबारियों को चुगत दरियाई के बारे में कुछ खास पता नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आशु कवि और आशु कविता क्या बला है। लिहाजा दरबारी आपस में खुसर फुसर करने लगे। मौके की नजाकत को भाप कर संजय ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया कि आशु कवि वो होता है जो तुरंत फरमाइश पर कविता रचे और सुनाए। चुगत दरियाई जी पहुंचे हुए आशु कवि हैं। उनके जैसा आशु कवि वर्तमान में पूरे आर्यावर्त में नहीं। यह सुनकर दरबारियों की जिज्ञासा शांत हो गई। धृतराष्ट्र के कान का कलकलाना भी बंद हो गया। रुई की कलम फेंक कर वो महाकवि से रूबरू हुए। कविवर, कैसे दरबार में आगमन हुआ? सब कुशल मंगल तो? कविवर ने हुमकते हुए कहा, बहुत दिन से आपका दर्शन करने की इच्छा हिलोरे मार रही थी, सो चले आए महाराज। यह सुनकर धृतराष्ट्र गदगद हुए। गदगदाई अवस्था में उन्होंने ऐलान किया, चूंकि महाकवि चुगत दरियाई हम सब के बीच हैं, तो आज हम चाहेंगे कि वो अपनी आशु कविता से हम सब का मनोरंजन करें। सभी दरबारी सामंतों लंबरदारों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी पसंद का एक शब्द बोलेंगे और चुगत दरियाई उस पर अपनी कविता पेश करेंगे। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब अपना अपना शब्द ढूंढने लगे। सबसे पहले स्वयं धृतराष्ट्र ने महाकवि की तरफ अपना शब्द उछाला, मतदान। शब्द सुनते ही महाकवि चुगत दरियाई ध्यानमग्न हो गए। थोड़ी देर में आंख खोली और कविता पेश की। जनता है महान, चलो मतदान करो रे साथी, लोकतंत्र की जान बने हम इसके बराती। बदलाव का विधान यही मतदान, चलो मतदान करो रे साथी। नेताजी का हिसाब बिजली नाली साथ में पानी, चलो मतदान करो रे साथी। घर में पड़े पड़े मुँह जुबानी लड़े लड़े, दिन बिताना ना बिना मतदान, चलो मतदान करो रे साथी। पूरी सभा वाह वाह कर उठी। दरबारियों में अपना शब्द देने की होड़ लग गई। महाकवि दरियाई पुराने घाघ थे। उन्हें इस तरह की अफरा तफरी और स्टैम्पीड का पुराना अनुभव था। वो मजे से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। संजय को दरबारियों का यह बर्ताव मर्यादा के अनुरूप नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक होस्ट का होना जरूरी है। सो उन्होंने धृतराष्ट्र से मुखातिब होकर कहा, महाराज, इस तरह महाकवि कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा करते हैं कि मैं सभी दरबारियों के शब्द इकट्ठा कर लेता हूं और एक एक कर मैं ऐलान करूंगा। सारे लोग इस बात पर सहमत हो गए। तब संजय ने अगला शब्द और नाम जारी किया। दीवाने खजाना लंपट देव शास्त्री की ओर से अगला शब्द है भ्रष्टाचार। शब्द सुनते ही धृतराष्ट्र ने कहा, सबसे अधिक भ्रष्टाचार आप ही के महकमे में है शास्त्री जी। शास्त्री जी शर्मा गए। महाकवि एक बार फिर से ध्यानमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद आंख खुली और कविता शुरू हुई। राष्ट्र में भ्रष्टाचार, देश में करप्शन, दिन दुना रात चौगुना बन गया फैशन। बन गया फैशन हो चाहे दफ्तर या स्टेशन। करप्शन की दर बोले तो रेट सब जगह फिक्स है। लेन देन के इस खेल में अब नहीं कोई रिस्क है। बेईमानी के मेल से, ईमानदारी के तेल से, रिश्वत ही गारंटी है इस रिश्वत के खेल में। एक बार फिर से पूरी सभा महाकवि की तारीफों से गूंज उठी। महाकवि सिर झुकाकर तारीफें बटोरने लगे। तब संजय ने दीवाने गौरक्षा श्रीमान लौटन राम गोस्वामी की तरफ से शब्द उछाला, दंगा।
यह शब्द सुनकर सभी दरबारियों की घिघी बंध गई। हाल के दिनों में गोस्वामी ने दंगा फसाद में जमकर अपना नाम रोशन किया था। सभा शांत हो गई। धृतराष्ट्र भी थोड़ा अचकचाए, लेकिन महाकवि चुगतदरियाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। प्रोफेशनल परफॉर्मर की तरह उन्होंने फिर से अपनी आंख बंद कर ली और धड़ाधड़ शब्दों को अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगे। कुछ शब्द सेव कर रहे थे, कुछ डिलीट कर रहे थे, और फिर उन्होंने कविता सुनाना शुरू किया। मस्जिद के नीचे मज़ारों से ऊपर खुदाई का दाब है, नगर नगर डगर डगर जल रही ये आग है। इंसान को चीरती, आबरू को छीलती, चीख से भरी हुई, कराह से सनी हुई, विवेक से विरक्त हर हाथ में कटार है। आँख खून से सने बदले का ज्वार है, कटार का सिर्फ अब कटार ही जवाब है। हर व्यक्ति यहाँ डोलता जैसे मजहबी गवार है। महाकवि की इस भावोत्तेजक कविता ने पूरे दरबार में आलोड़न पैदा कर दिया। वाह वाह का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। दीवाने गौरक्षा अपनी मूछों पर ताव देने लगा, मानो मजहबी गंवार उन्हीं के लिए कहा गया हो। लेकिन चुगतदरियाई भावनाओं से परे थे। उनके लिए यह रोजी रोटी का जरिया था, न कि भावनाओं में बहने की वजह। वो अंदर ही अंदर खुश हुए। कवि की कविता तभी सफल है जब वो लोगों की भावना को झंझोड़ दे। चुगतदरियाई इस मामले में सफल कवि थे। सोच विचार के क्रम में ही संजय ने सेनापति चक्रवर्ती विक्रम वीर्य फटले की फरमाइश पेश की। शब्द था बेरोजगार। अग्निवीर योजना लागू कर विक्रम वीर्य फटले जी ने बेरोजगारी पर काफी नियंत्रण कर लिया था। उनका फरमाइशी शब्द सुनकर फिर से चुगतदरियाई ध्यान मग्न हो गए। आंख खुली तो कविता सामने आई। उन्नत ललाट और चौड़ी छाती के बीच है कंधा, खाली कंधा, उसे थोड़ा सा भार चाहिए। माँ बाप का, भाई बहन का, समाज का भार पहले से है, उन्हें संभालने के लिए एक और भार चाहिए। उसे एक रोजगार चाहिए। डिग्रियों के बोझ में दबा, उम्मीदों के बोझ में दबा, चंद पैसों की फिक्री में दबा, थोड़े कर्ज में दबा, हर दिन अपनी ही नजरों में गिरा, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे कंधों पर रोजगार का भार चाहिए। इस कविता ने तो देश के भविष्य की सूरत ही सामने रख दी। भावनाएं आंसू के रूप में कई दरबारियों के गाल पर ढलक आई। ऐसा लगा कि फरमाइशें खत्म हो गई हैं। कवि अंदर ही अंदर पुलकित हो रहे थे। किसी के पास कोई शब्द या फरमाइश न पाकर संजय ने अपनी तरफ से आखिरी शब्द पेश किया, भूख। कवि एक बार फिर से ध्यान मग्न हो गए। आंख खुली तो कविता सामने आई। भूख पर कविता भरे पेट की कवायद है। भूख में कविता नामुमकिन सी इबारत है। प्रेम कवि बनाता है, भूख सिर्फ चोर बनाती है। भूख में कविता नहीं, रोटी लिखी जाती है। तालियों, वाहवाहियों और शाबाशियों से दरबार गूंज उठा। बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। भूख पर कविता के बाद महाकवि चुगतदरियाई की पेशकश समाप्त हुई। वो धृतराष्ट्र की ओर उम्मीदों के साथ ताकने लगे। महाराज ने गले में पड़ा मोतियों का हार निकाला और महाकवि को दिया। महाकवि ने माल समेटा और सभा से विदाई ली। इधर चुगतदरियाई सभा से निकले, उधर धृतराष्ट्र को आर्यावर्त की याद आई। उन्होंने संजय से पूछ लिया, आर्यावर्त में क्या चल रहा है? संजय ने कहा, क्या कहूं महाराज, हर ओर खुदाई का आलम है। यहाँ भी खुदा, वहां भी खुदा, यहाँ भी खुदा, उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। धृतराष्ट्र चकरा गए। पहले उन्हें लगा कि ईश्वर की खुदाई पर बात हो रही है। कण कण में ईश्वर है, इसलिए कह रहे हैं हर ओर खुदा है। फिर उन्हें समझ में आया कि यह तो जमीन खोद रहा है। सो उन्होंने थोड़ा खुलासे की मांग की। तब संजय ने कहा, बात खुदा से भी जुड़ी है और जमीन की खुदाई से भी। आर्यावर्त में कुछ लोग हैं जो हर मस्जिद के नीचे खुदाई करवाने पर आमादा हैं। यूपी के संभल में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश सुना दिया। सिविल जज आदित्य सिंह ने शहर में स्थित शाही मस्जिद को कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। अब ये दावा किया जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। संजय जारी रहे, ऐसा नहीं है कि ये खुदाई हवाई हो रही है। आर्यावर्त में कुछ लोग हैं जिन्हें इल्हाम होता है। रात में ये सोते हैं,
फिर सुबह में उठते हैं, दतुअन मंजन करते हैं, इसके बाद मोहल्ले में कथा सुनाने निकल जाते हैं। कथा यूं कि रात में उन्हें सपना आया था। सपने में उन्हें इल्हाम हुआ कि कलयुग में कल की अवतार संभल में होगा और अवतार कहीं और नहीं उसी जगह पर होगा जहां पर जामा मस्जिद होगी, जिसे 500 साल पहले बाबर ने बनवाया था। इसके बाद वो गरुड़ पुराण खोलते हैं। वहां संभल के मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। सपने और इल्हाम से शुरू होकर यह मामला इतने पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाणों तक पहुंच जाता है कि देश की अदालतों के पास इन्हें मानने और स्वीकार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। इल्हामियत के चाचा चौधरी की बात सुनिए। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कल्कि महाराज का जन्म होने वाला है और यहाँ कल्कि जी के लिए कुछ करना चाहिए। सपने में अनुभूति हुई। सपने में? जी, सपने में अनुभूति हुई। ये पेशे से वकील हैं, लेकिन इन्हें सपना आता है कि किस मस्जिद के स्थान पर मंदिर था। इनके पास पूरी लिस्ट है। इसके बाद इनका बेटा, जो खुद भी वकील है, वो अदालत में याचिका दायर करता है। कोर्ट कचहरीबाजी उसका काम है, जिसे कुछ घंटों में स्वीकार करके जांच और सर्वे का आदेश देने के अलावा कोर्ट के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। ये वही बेटा है जो चाहता है कि आप सबके पास 5 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। बाप और बेटे को इस इल्हामी सेवा का अवसर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने दिया है। वो आर्यावर्त के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, अधिकारों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के चैंपियन भी थे, और ये सब रहते हुए उन्होंने इस ज्वालामुखी का मुंह खोल दिया। So I think that Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to this country. संजय अपनी रौ में बोले जा रहे थे। इसी का नतीजा है हर मस्जिद के नीचे कुछ लोग मंदिर खोज रहे हैं। आज लोग जहां मंदिर खोज रहे हैं, कल वहां बौद्ध मठ खोदे जाएंगे, और बौद्ध मठ के नीचे जब खोदेंगे तब उन्हें आर्यावर्त का वो जीडीपी, बोले तो सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा, जो 2 साल के न्यूनतम स्तर पर उस गड्ढे में आराम कर रहा है। धृतराष्ट्र उलझन में पड़ गए। ये मंदिर मस्जिद की इल्हामी बातों से सकल घरेलू उत्पाद में कहां घुस गया। तब संजय ने जीडीपी का ताजा सूरत हाल पेश किया। वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है और ये करीब 21 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर है। ये 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। संजय ने बात को आगे बढ़ाया। रियाया मंदिर और मस्जिद में मस्त है। जिन्हें मंदिर मस्जिद से संतोष नहीं, उन्हें 2047 तक विकसित भारत का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। धृतराष्ट्र की पेशानी पर बल पड़ गए। ये चल क्या रहा है, कभी जीडीपी तो कभी विकसित भारत। संजय ने जलेबी की तरह अपनी बात को सीधा किया। विकसित होने के लिए किसी देश की प्रति व्यक्ति सालाना आय $25,000 होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्री मानते हैं। भारत को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 साल तक लगातार डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि 10% के ऊपर ग्रोथ दर्ज करना होगा। दुनिया के किसी देश ने इतने लंबे समय तक जीडीपी की यह दर हासिल करने का चमत्कार आज तक नहीं किया है। जो देश विकसित बने हैं वो धीरे धीरे, और बहुत सारे देश तो उपनिवेशों की लूट खसोट से विकसित बने हैं, लेकिन डंकापति हैं तो मुमकिन है। विकसित न सही, झुंझुना ही सही। ताज़ा जीडीपी का हाल आप सबके सामने है। धृतराष्ट्र समझ गए कि मामला सीरियस है। झुंझुने से न तो विकसित आर्यावर्त बन सकता है, न ही आत्मनिर्भर आर्यावर्त। मंदिर और मस्जिद से जरूर बन सकता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या इसीलिए डंकापति की सरकार शांति से हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का अभियान चला रही है? संजय ने कहा, संभव है महाराज। अपने यहाँ तो उन्हें हर मस्जिद के भीतर मंदिर दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश उन्हें संपूर्ण सेकुलर चाहिए। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. ये सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा,
देश में मुस्लिम विरोधी लहर और बांग्लादेश में सेकुलरिज्म डंकापति इतना दोहरापन लाते कहां से हैं? संजय ने कहा, वो तो मैं नहीं कह सकता महाराज, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से खुदाई चल रही है बहुत जल्द पूरा देश खंडहर में तब्दील हो जाएगा। हस्तिनापुर के भग्नावशेषों पर बैठे धृतराष्ट्र को आर्यावर्त के भावी विध्वंस की तस्वीरें दिखने लगी। एक और तबाही की कल्पना ने उन्हें भीतर से हिला दिया। वो हिले हिले से उठे और डगमगाते कदमों से अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। आखिर गिल अपनी सर्फ दरे मैकदा हुई, पहुंचे वहीं पे खाक जहां का खमीर हो। एनडीटीवी दरबारी सोहरगान का सबसे लेट एंट्रेंट है। आज से 2 बरस पहले जब एनडीटीवी पर अडानी समूह के जरिए केंद्र सरकार का कब्जा आमद हुआ था, उसके बाद ही ये तय हो गया था कि दरबार में एक नया दरबारी आ चुका है। विपक्ष से सवाल पूछने वाला, सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाला, हुड़कचुल्लुओं की भीड़ चाल में कुछ नए हुड़कचुल्लुओं के साथ एनडीटीवी जल्द ही नई रंगत अख्तियार कर लेगा। और गत दिनों वो मौका आया जब एनडीटीवी ने साबित किया कि उसका नया जन्म किस लिए हुआ था। एनडीटीवी के नए मालिकान अडानी समूह पर अमेरिका में आपराधिक मामले दर्ज हुए। उस बाबत आरोप पत्र दाखिल हुआ। यह खबर पूरे देश में चली, पर एनडीटीवी इंडिया पर नहीं चली। एनडीटीवी इंडिया पर जो चली वो हम आपको दिखा देते हैं। ताजा मामला अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत लेने के बेबुनियाद आरोप का है और आरोप लगाया वहां पर एक और फिर यहाँ पर देसी उसके सिपह सलार बन गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अडानी पर रिश्वत का आरोप है। सच ये है कि अडानी परिवार के लिए किसी सदस्य पर रिश्वत का कोई आरोप नहीं है। भदौरिया ने जिस तरह से इस खबर की भद्द पीटी है, उसके बाद एनडीटीवी की भद्द पिटना लाजमी था। भदौरिया की खबर देखकर आपकी राय बनेगी कि अमेरिका में तो अडानी के खिलाफ कोई मामला ही नहीं है, यह तो अडानी जी को फंसाने के लिए किया जा रहा है। यही हेडलाइन मैनेजमेंट है और यही मिस इन्फॉर्मेशन है। अडानी समूह के मामले में एनडीटीवी कैसे गलत सूचना फैला रहा है, हम बताते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइल दाखिल किया। आप इसे एफिडेविट समझ सकते हैं। इसमें दावा किया गया है कि उसके निदेशकों पर अमेरिका में FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं हुआ है। इस दाखिले में कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा दर्ज मामले में FCPA की धाराएं दर्ज नहीं हैं। लेकिन यह आधी बात है। इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उसी दाखिले में कहता है कि हमारे निदेशकों के ऊपर आपराधिक अभियोग के तहत 3 आरोप लगाए गए हैं। पहला सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, दूसरा वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और तीसरा सिक्योरिटी फ्रॉड। दाखिल फाइलिंग में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसके आगे एक स्टॉक एक्सचेंज को यह भी सूचित किया कि उनके निदेशकों पर लगे अभियोग में किसी जुर्माने या जुर्माना की कोई स्पष्ट मात्रा का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। एक तो यह जानकारी अडानी समूह ने खुद ही दी और दूसरा यह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है। क्या इन 2 बातों से यह बात कही जा सकती है जो विकास भदौरिया अपने चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं? ताजा मामला अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत लेने के बेबुनियाद आरोप का है और आरोप लगाया वहां पर एक और फिर यहाँ पर देसी उसके सिपह सलार बन गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अडानी पर रिश्वत का आरोप है। सच ये है कि अडानी परिवार के लिए किसी सदस्य पर रिश्वत का कोई आरोप नहीं है। जाहिरन यह तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर एक गलत तस्वीर दर्शकों और नागरिकों के सामने रखी जा रही है। खुद अडानी समूह कह रहा है कि उसके निदेशकों के ऊपर आपराधिक अभियोग के तहत 3 आरोप लगाए गए हैं, लेकिन FCPA के तहत केस नहीं है। जबकि एनडीटीवी इंडिया पर भदौरिया सीधे झूठ बोल रहे हैं कि कोई केस ही नहीं है। सरकार और कॉरपोरेट पर निर्भर पत्रकारिता की यह सबसे बड़ी दिक्कत है। वह अपने निजी हितों के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर छिपाता है, नागरिकों को मिस इन्फॉर्म करता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, आप लोग पत्रकारिता में खुद निवेश करें। पत्रकारिता की कमान आप अपने हाथ में लें ताकि खबरें आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न कर सकें। न्यूज लॉन्ड्री एक ऐसा ही प्रयास है जो कॉरपोरेट और सरकार के विज्ञापन से पूरी तरह मुक्त है। आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके हमारा हाथ मजबूत करें और विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता को ताकत दें। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में
इस हफ्ते की रिपोर्ट मैं मीडिया से है। यह बिहार के किशनगंज जिले में बहने वाली रमजान नदी की कहानी है। कभी शहर की जीवन रेखा रही यह नदी आज बुरी तरह से प्रदूषण की शिकार है। बिहार के किशनगंज शहर की पहचान कही जाने वाली रमजान नदी अब धीरे धीरे सिमट रही है। कभी ये नदी शहर का गौरव और प्रमुख आकर्षण हुआ करती थी, लेकिन आज ये प्रदूषण की चपेट में है। लंबे समय से सफाई का भाव और उदासीनता का शिकार रमजान नदी अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। रमजान शहर का लाइफ लाइन है। हम लोग बचपन में 80 के दशक में रमजान में चूड़ी पट्टी, खगरा, इन इलाकों में रमजान की कलकल धारा को हम लोग सुनते थे। तो हमने सोचा है जो शहर को कुदरत